सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मराठा कर रहे थे और मराठा का ये अंतिम लेक्चर होगा। मराठा के अंतिम लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पेशवाओं का एक उत्कर्ष काल आया, बाजीराव फर्स्ट ने कैसे मजबूत किया मराठों को, और फिर बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे टूट गए एकदम से। एक हमने पिछले लेक्चर में अपना तथ्य दिया था इब्राहिम गारदी के विषय में, थोड़ा सा उसमें संशोधन कर लीजिएगा। इब्राहिम गारदी ने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था, लेकिन मैंने मुगल शब्द बोल दिया था। वो निजामों के अधीन फ्रांसीसी सेना के साथ प्रशिक्षित हुआ था, उसको प्रशिक्षित किया था तोपखाना चलाने में, तो निजाम के अधीन था, मुगलों के अधीन कभी नहीं था इब्राहिम खां गारदी। आगे हम लोग करते हैं। आज हम लोग करेंगे उत्तरकालीन पेशवा, यानी जो पेशवा बचे और धीरे धीरे कैसे पेशवा अपना समाप्त हो जाएंगे, पेशवाओं की ताकत कैसे समाप्त हो जाएगी, और अंग्रेज धीरे धीरे 3 मराठा संघर्ष होते हैं। अंग्रेजों के मराठा से 3 युद्ध होते हैं। तीनों अंग्रेज मराठा हमने लिखे, आंग्ल मराठा संघर्ष फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों में फिर पूरी तरह से मराठा खत्म हो जाते हैं। लास्ट में इनके जो छत्रपति को एक घोषित कर देते हैं, कुछ पेंशन दे देते हैं अंग्रेज, और उनको बिठूर में जा करके बैठा देते हैं, कहते हैं अब आप यहीं रहिए। 1857 की लड़ाई में फिर थोड़ा बहुत जो मराठा सरदार हैं ये लोग सक्रिय होते हैं, वो एक बाद की बात, जब 1857 करेंगे तब आएगा। अभी हम लोग करते हैं 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के साथ बालाजी बाजीराव का निधन हो जाता है। मैंने बताया था उसको मालूम हुआ कि इतनी इतनी विलीन हो गई मोहरे, और ऐसे हर घर से व्यक्ति मर गया, तो सोचिए मराठों की स्थिति बड़ी खराब रही होगी उस समय। लेकिन माधवराव जो पेशवा था वो एक समझदार व्यक्ति था। उसने बहुत जल्दी ही मराठों की जो खोई हुई ताकत थी उसको बहाल कर दिया और प्रतिष्ठा को पुनः बहाल किया पेशवा की प्रतिष्ठा बहाल। मैंने बाजीराव के साथ ये पढ़ा था कि ग्वालियर के सिंधिया, भोसले, इंदौर के होलकर, ये कई सरदार बड़े बड़े उत्पन्न हो गए थे। इन सब घरानों में उस समय बड़े बड़े सरदार थे और वो योग्य भी थे, बुद्धिमान भी थे। उन बुद्धिमान सरदारों को अगर कोई मिलाकर चलता, अगर वो पेशवा का अधीनस्थता स्वीकार करते, तो मराठे ताकतवर थे। लेकिन ऐसा नहीं आगे हो सका, और जो योग्य नेता थे, महादजी सिंधिया हों, अहिल्याबाई होलकर हों, नानाभाई फडणवीस हों, ये योग्य नेता थे। ये सब भी 1800 तक आते आते समाप्त हो गए। उसी का फायदा बाद में अंग्रेज उठाते हैं और अंग्रेजों ने इनको समाप्त किया। मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड था उस समय। इसको इन्होंने क्या किया, माधवराव मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड को दिल्ली लेकर आए और दिल्ली में इनको बैठाया गद्दी पर, और मराठों का इनको संरक्षण प्राप्त हुआ। यानी मराठे दिल्ली में कहीं न कहीं अब भी एक्टिव थे, और मराठों का रोल दिल्ली में इसके बाद की अहमद शाह अब्दाली बुरी तरह हरा कर चला गया था, एक्टिव उनका काम कर रहा था। 1772 अल्प आयु में ही क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो गई। क्षय रोग से मृत्यु हो गई माधवराव की। इसके बाद गद्दी पर बैठे नारायण राव की जो इसके चाचा थे रघुनाथ राव, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग बैठें, वो खुद गद्दी पर बैठना चाहता था। यानी षड्यंत्र का शिकार हुए कहीं न कहीं, और इनकी हत्या करवा दी नारायण राव की। बहुत कम समय, बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा, 72 से 74, 1-2 साल के लिए बैठे केवल। अब इनके बाद तीसरा जो बैठा वो था माधव नारायण राव 1774 से 95, लगभग 20-21 वर्ष तक पेशवा रहता है। इसके सामने एक 12 भाई काउंसिल का गठन किया गया। परीक्षा में पूछ सकता है 12 भाई काउंसिल क्या थी, तो मराठा की उस समय शासन करने की एक संस्था थी 12 भाई काउंसिल, और नाना फडणवीस एक योग्य नेता थे मराठा के, उनको बनाया गया, उसका प्रमुख बनाया गया 12 काउंसिल। तो इसी के कहने से इनको शासन करना पड़ता था माधवराव नारायण राव का, और यही कारण है कि बाद में मनमाने ढंग से नाना फडणवीस ने, कहते हैं माधवराव नारायण को इतना परेशान किया, माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली और इस तरह उसका अंत हुआ। लेकिन उसने कुछ और इसी के समय, इसके पेशवाई काल में कुछ ऐसे कार्य हुए जिससे अंग्रेजों को इन्वॉल्व होने का मौका मिल गया मराठों के बीच में। इधर अंग्रेज क्या कर चुके थे 74 तक, आपको याद होगा प्लासी जीत चुके थे 1757, 1764 में बक्सर का युद्ध जीत चुके थे। यानी अंग्रेज अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे थे। अब चूंकि वो जान रहे थे भारत में इस समय मराठा एक मजबूत शक्ति हैं, उन्होंने तुरंत मराठों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। युद्ध तो नहीं किया तुरंत, और युद्ध भी किया, लेकिन हस्तक्षेप तुरंत शुरू कर दिया। देखिए रघुनाथ राव जो चाचा था वो भागकर कहाँ जाता है, पूना से अंग्रेजों के पास और बंबई, और अंग्रेजों की जो बंबई की सरकार थी उससे उसने एक संधि कर ली, और उसी संधि का रिजल्ट था कि आंग्ल मराठा संघर्ष शुरू हो गया।
ये तीनों आंग्ल मराठा संघर्ष। सूरत की संधि की उसने, उसका नाम रखा गया सूरत की संधि, 1775 में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से की। इस संधि में यह बात आई, यदि अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बना दें तो रघुनाथ राव उनकी बहुत सारी बातें मान लेगा, अंग्रेजों को मराठा राज्य में व्यापार की स्वतंत्रता मिलेगी, सूरत, भड़ौज, ताप्ती तमाम प्रदेश मिलेगा और अंग्रेज जैसे कहेंगे रघुनाथ राव वैसे चलेगा। ये बम्बई की सरकार ने कर लिया, लेकिन उस समय बम्बई की सरकार प्रमुख नहीं हुआ करती थी। हम लोग जब अभी ब्रिटिश का पढ़ेंगे, अंग्रेज गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर से शुरू करेंगे पढ़ना, तब समझ में आएगा आपके। उस समय बंगाल की सरकार का जो गवर्नर होता था वही भारत का गवर्नर जनरल होता था और वही महत्वपूर्ण होता था। उस समय जो बंगाल में गवर्नर जनरल है उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। इसके विषय में पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो जब यह 1775 की संधि होती तो बंबई की सरकार ने तुरंत युद्ध छेड़ दिया मराठों से और आरस के मैदान में युद्ध हुआ और मराठे पराजित हो गए। यानी अंग्रेजों की सेना मजबूत थी और मराठे हार गए। फिर भी पूना को नहीं जीत पाए। पूना जो था, पूना क्या था? पूना मराठों का सेंट्रल था, केंद्र था। पूना सुरक्षित रहा। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को करी मराठों ने। जब हारे तो उनको पुरंदर की संधि करनी पड़ी। पुरंदर की संधि तो वारेन हेस्टिंग्स ने की। वारेन हेस्टिंग्स जो था उसने सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा बंबई की सरकार की मैं नहीं मानता कोई शर्त, और इसने पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को की। पुरंदर की संधि भी एक महत्वपूर्ण संधि है अंग्रेज मराठों के बीच में। कर्नल अपटन इनका जो राजदूत था अंग्रेजों का, उसको पूना दरबार में रख दिया गया। आपके दरबार में अगर कोई अंग्रेज व्यक्ति रहेगा तो क्या होगा? आपके दरबार की सारी गतिविधियों पर वो नज़र रखेगा और आपके दरबार की सारी बातें अंग्रेजों को बताएगा। यहीं से कहीं न कहीं अंग्रेजों का दखल मजबूती से पूना दरबार में शुरू हो जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने जो शर्त की उसमें एक बात की, उन्होंने कहा मैं राघोबा का साथ नहीं दूंगा। यानी राघोबा से अब कोई मतलब नहीं रहा। उसको कुछ पेंशन मासिक ऐसे दिवा के गुजरात भेज दिया गया। 2-2.5 लाख या कुछ पैसे इतने मासिक के नाम पर गुजरात नामक, और 12 लाख रुपए देने पड़े मराठों को, अंग्रेजों को। मराठों ने दिए। कहा जो युद्ध हुआ था आरस के मैदान में मराठे पराजित हुए, उसमें अंग्रेजों का जो खर्चा हो गया था वो आप दे दीजिए। ये पुरंदर की संधि पर कभी आपसे टिप्पणी भी लिखवा सकता है और आपसे पुरंदर की संधि पूछी जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण रही संधि। एक आगे बसीन की संधि महत्वपूर्ण है, पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद इस संधि को बंबई नहीं माना। मतलब बंबई से सरकार अंग्रेजों की ही थी। बंगाल में भी अंग्रेज सरकार कर रहे थे शहरों में, लेकिन उस समय इतने कम्युनिकेशन नहीं थे कि एक दूसरे के ऊपर मान जाए। बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने किया और कंट्रोल दिया है कि ये वायसराय होगा, ये भारत का गवर्नर जनरल होगा, इसी का कहा मानना पड़ेगा। ये बाद की बातें हैं। बंबई ने कहा नहीं माना, और इसी बीच जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे लंदन में बैठे, उन्होंने भी सूरत की संधि को माना, पुरंदर की संधि मानने से इनकार किया। मौका मिल गया। ताल गांव का युद्ध फिर से लड़ बैठा, ये बंबई की सरकार लड़ी, और ताल गांव का युद्ध जो होता है उसमें अंग्रेज बुरी तरह पराजित होते हैं और बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी अंग्रेजों को। बंबई हार गया यहाँ पर, लेकिन अब हेस्टिंग्स नहीं माना। हेस्टिंग्स ने कहा नहीं नहीं, हारेंगे कैसे हम, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स तो उधर जीत ही रहा था सारी चीज़ें। उसने कई सेनाएं भेजी, ग्वालियर भेजी, गुजरात भेजी, कर्नल पोफम, कौन कौन से बड़े बड़े गवर्नर जनरल उसके जो सेनापति थे, सेनाएं भेजी। महादजी सिंधिया के को बीच में लिया। महादजी सिंधिया उस समय उत्तर भारत का एक मजबूत नेता बन चुका था। फाइनली सालबाई की संधि के रूप में रिजल्ट सामने आया, और ये सालबाई की संधि इतनी महत्वपूर्ण रही कि 1782 में की गई। अगले 20 वर्ष तक मराठों से अंग्रेज दूर रहे इसी संधि के नाम पर, और इन्हीं 20 वर्षों में अंग्रेजों ने शेष भारत जीत लिया। शेष भारत जीत डाला। उसके बाद फिर से उन्होंने ध्यान दिया और सालबाई की संधि को उन्होंने तोड़ा 1802 से, और फिर एकदम से दूसरा मराठा और तीसरे मराठे में मराठों को खत्म कर दिया। तो सालबाई के संधि की 2-3 बातें महत्वपूर्ण। 1782 में होती है संधि। अंग्रेजों से पूना ने की, यानी पेशवा ने की ये संधि। इसमें महादजी सिंधिया ने बीच मतलब मध्यस्थता की थी। पेशवा स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा को, पूना के पेशवा को यानी माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया। इसके बदले सालसेट द्वीप और थाना द्वीप अंग्रेजों को देने पड़े, मराठों ने दिए। राघोबा का पक्ष अंग्रेजों ने पूरी तरह से छोड़ दिया। पूना दरबार में षड्यंत्र यहीं से शुरू हो जाएंगे, लेकिन अहिल्याबाई होलकर 1766 से 96
30 वर्ष तक एक इंदौर पर शासन करने वाली मजबूत महिला थी। अहिल्याबाई होलकर के विषय में आप कभी होम में डालिएगा, विकिपीडिया में डालिएगा, मतलब भर की बातें मिल जाएंगी। तमाम मंदिरों को दान दिया, अपनी सेना को पुनर्गठित किया, संगठित किया और होलकर मजबूत रहे। इसी बीच मैं ये 3 नाम क्यों लिखे हैं यहाँ पर देखिए। अहिल्याबाई होलकर 96 में ख़त्म होती हैं, फडणवीस का निधन भी 1800 के आसपास है, 97 में हो जाता है, और महादजी सिंधिया भी 1800 के आसपास बुखार से ख़त्म हो जाते हैं। ये 3 नेता जब तक थे तब तक माधवराव नारायण राव बहुत मजबूत था, यानी पेशवा बहुत मजबूत था। ये तीनों समाप्त हो जाते हैं इसी दौर में। फिर इसी बीच खरदा का युद्ध होता है। निजाम मौका ढूंढ रहा था कि मराठे कमज़ोर हो जाएं, हम हमला कर दें, और मौका मिल गया। तो निजाम ने मराठों पर क्या किया, हमला कर दिया। लेकिन मराठे अभी इतने कमज़ोर नहीं हुए थे, उन्होंने निजाम को बुरी तरह से हराया खरदा के युद्ध में। नाना के मनमाने व्यवहार से पेशवा ने 1795 में आत्महत्या कर ली। सालबाई की संधि 1782 की अपने आप में एक महत्वपूर्ण संधि थी। पहले पुरंदर की संधि पढ़ी, फिर सालबाई की संधि पढ़ी। अब बैठता है बाजीराव सेकंड गद्दी पर, और 1795 में बैठता है जब ये खत्म होते हैं, और 1818 तक रहता है, यानी तृतीय आंग्ल मराठा तक, जब तक कि अंग्रेजों ने पेशवा को खत्म नहीं कर दिया पूरी तरह से। 1818 में पूरी तरह पेशवा नामक व्यक्ति खत्म। राघोबा का पुत्र था, यहाँ मौका मिल गया उसको, जो वही रघुनाथ राव राघोबा बार बार बाहर जाता था, इसके लड़के को मौका मिल गया। बसीन की संधि इसने अंग्रेजों से की 1802 में। 1802 में इसने संधि में जो 2-4 बातें आई, इस अंग्रेजी सेना का संरक्षण स्वीकार कर लिया। पूना में इसने कहा सेना अंग्रेजों से रखिए आप, खर्चा हम वहन करेंगे, यानी अंग्रेज सेना ही घुस गई, आप समझ लीजिए पूना में। गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य का सारा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया राजस्व के रूप में कि आप राजस्व वसूलेंगे। सूरत नगर जो एक व्यापारिक बहुत समृद्ध केंद्र हुआ करता था, वो भी कंपनी को दे दिया इसने। और निजाम से चौथ नहीं लेने का वचन दिया निजाम पर, क्योंकि हैदराबाद और कर्नाटक में सूर अंग्रेज अलग चाल चल रहे थे, उन्होंने वहाँ से निजाम को अलग कराया। इस पर किसी का कथन आया बहुत मजबूत कि रक्षा के रूप में स्वतंत्रता का उसने बलिदान कर दिया, यानी उसने रक्षा तो अपनी करवा ली, लेकिन यहाँ से उसकी स्वतंत्रता पेशवा की खत्म हो गई। कभी कथन के रूप में किसी परीक्षा में भी कोड पूछा जा सकता है, रक्षा के रूप में स्वतंत्रता का उसने बलिदान कर दिया, किस समय कहा गया, किस लिए कहा गया और क्या था, तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा बसीन की संधि से। अब 8 लाख रुपए इसको वार्षिक बिठूर में बाद में 1818 में बैठा देते हैं अंग्रेज, कहते हैं आप 8 लाख रुपए वार्षिक लीजिए पेंशन, और बिठूर में कानपुर के पास स्थापित कर दिया गया। बाजीराव सेकंड का केस वहीं खत्म हो जाएगा। घोषित रूप में ये दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जब लड़ा जाएगा तो बाजीराव सेकंड पूना में पेशवा था। आंग्ल मराठा द्वितीय संघर्ष 1803 से 5 के बीच बहुत छोटा सा, बस 2-3 लड़ाइयाँ हुई। 2-3 लड़ाइयों में जैसे भोसले बुरी तरह से हार गए और देवगांव की अपमानजनक संधि कर ली। देवगांव की संधि से भोसले ने अंग्रेजों का सारा कहना मान लिया, मानना पड़ा कि आपको सेना रखनी है, कौन कौन से एरिया दे देने हैं। यही हाल सिंधिया का रहा। सिंधिया को सुरजी अर्जुन गांव की संधि करनी पड़ी। ये दोनों संधियां द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान हुई। होलकर अंत तक लड़ता रहा, होलकर थोड़ी देर तक लड़ा। फिर दूसरा आंग्ल मराठा समाप्त हो गया, मराठों का प्रभुत्व पर्याप्त बन गया। अब तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध पर आप आएंगे 1817 में। उस समय वारेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया, हम लोग पढ़ेंगे इसको भी गवर्नर जनरल के रूप में। इसने पिंडारियों के दमन करने की सोची, और पिंडारी उसी साइड रहते थे। वही पिंडारियों के दमन का युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में परिवर्तित हो गया। पेशवा भी मौका ढूंढ रहा था कि कब हमको लड़ने का मौका मिले, अंग्रेजों से लड़े। और जब पिंडारियों के बीच दमन शुरू हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स का मराठों के साथ, तो पेशवा ने 2-3 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो लड़ाइयों में हार गया। फिर उन लड़ाइयों में हारने के बाद अंग्रेजों ने एक बार फिर से पूना की संधि की पेशवा से। पूना की संधि में पेशवा को प्रधान पद छोड़ना पड़ा। पेशवा से कहा गया अब आप प्रधान नहीं रह गए मराठों के, आप पेशवा पद छोड़िए। उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद ग्वालियर संधि, सिंधिया भी लड़ने के लिए आ गए। इस समय महादजी सिंधिया तो खत्म हो चुके थे, जो भी दौलत राव सिंधिया था, इस समय दौलत राव सिंधिया के भी हार हुई, और ग्वालियर की संधि से इनको भी अपना सारा सिस्टम समेटना पड़ा। और होलकर, मंदसौर की संधि से होलकर ने यहाँ पर अपना समापन किया। इस तरह से ये समझिए यहीं पर मराठा पूरी तरह से 1817-18 में निस्ते नाबूद हो जाते हैं। जाति नहीं खत्म हुई, मराठे नहीं खत्म हुए, लेकिन पेशवा खत्म हो गया, मराठों के सरदार खत्म हो गए, मराठों की जो एक शक्ति केंद्रित थी वो खत्म हो गई। और
इसी के साथ पूना संधि के साथ कहा जब आपने पेशवा पद छोड़ दिया 1818 तो आपका मामला खत्म हुआ। एक प्रताप सिंह शिवाजी के वंशज को खोज लाए, शिवाजी से जोड़ दिया जाके। मराठा जो संस्थापक थे शिवाजी के वंशज को खोज लाए प्रताप सिंह को, और सतारा में उनको कहा आप छत्रपति हैं कहने को। सतारा एक जगह उस पर कहा आप ठीक है, आपको हमने कागज में रख लिया। इसके बाद अंतिम छत्रपति अगर कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो अप्पा साहब, शाहजी अप्पा साहब नाम था उनका, शाहजी अप्पा साहब अंतिम छत्रपति के रूप में विराजित होते हैं। अब प्रश्न उठता है मराठे क्यों समाप्त हो गए, मराठों के बीच क्या कारण था कि एकदम से मराठे उल्का के भांति चमके, इतने दिन तक शासन किया, सारी चीज़ें थी और एकदम निस्तेनाबूद खत्म हो गए। कारण एक तो अंग्रेज बहुत योग्य थे, नो डाउट। योग्यता में क्या था, अंग्रेजों की सेना अच्छी थी, उनको कूटनीति अच्छी आती थी, फूट डालो और लड़ाई लड़ो, राजनीति अच्छी कर लेते थे, और मराठे ये सब नहीं कर पाए उतना जितना कर सकते थे। जब तक वीरता रही बाजीराव फर्स्ट वगैरह की तब तक मराठों की हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों की, लेकिन इनके साथ अयोग्य नेतृत्व आ गया बाद में, मराठों का नेतृत्व तो अयोग्य हो गया, अच्छे अच्छे नेता सारे खत्म हो गए, पेशवा में शक्ति नहीं बची, और ऐसे में ये समाप्त होना मराठों का निश्चित हुआ। दूसरा, स्थिर आर्थिक नीति नहीं थी मराठों की कोई, मतलब कहने का है मराठों के पास कोई आर्थिक आधार नहीं था। चौथ वसूलते थे, सरदेशमुखी सब कुछ जबरदस्ती वसूलते थे, तो सच्चे मन से इनके पड़ोसी राज्य इनके साथ कभी नहीं आते थे। आपसे जबरदस्ती कोई चौथ वसूल रहा है तो आप देंगे तो डर में, लेकिन आप अंदर से उसके साथ कभी नहीं जा पाएंगे। मराठों के साथ भी ये लागू था। और घटिया सैनिक प्रणाली, अंग्रेजों की तुलना में इनके पास ना तो अस्त्र शस्त्र थे उतने मजबूत जितने अंग्रेजों के थे, और ना ही इनके पास उतना ज़्यादा रसद गोला बारूद इस तरह की चीज़ें थी जितनी अंग्रेजों के पास थी। इस तरह से 3-4 कारण बने। सर जदुनाथ सरकार ने तो ये भी कहा है कि कोई एक ये राष्ट्रीयकरण नहीं कर पाए, यानी कि अपनी सेना का, जाति का कोई एक निश्चित आधार पर लोगों को संगठित नहीं कर पाए। एक समुदाय को अगर उस रूप में संगठित कर पाते ठीक से तो शायद ये मजबूती से लड़ते और फेस करते एक व्यक्ति, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस तरह से मराठों का पतन हो गया। अब हम लोग जो आगे लेक्चर करेंगे वो गवर्नर जनरल से शुरू करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड क्लाइव से शुरुआत करेंगे, और लॉर्ड क्लाइव से होते हुए हम लोग आएंगे लास्ट में जो वायसराय आपके माउंटबेटन तक आएंगे, यहाँ तक जो हुए राजगोपालाचारी को जब बैठा देंगे भारत में, उतना कई लेक्चर में करेंगे इसको। और उन्हीं के लेक्चर के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि जो परीक्षा में तमाम प्रश्न आते हैं हर गवर्नर जनरल से संबंधित या उसके समय घटी घटनाओं की, वो भी करते जाएंगे। तब तक आप लोग करते रहिए, अच्छे से मराठा का होमवर्क करिएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।